नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 31,300 के पार निकल गई। उधर लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा गूंगी अंधी बहरी सरकार के खिलाफ करेंगे अनशन। वहीं केंद्र ने उद्योग के लोगों से कहा कि फसलों के नुकसान को कम करने के लिए किसानों से फल, सब्जियां और अनाज खरीदें। वहीं लॉकडाउन में राशन की दाल में गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच आज होगी नेफेड बोर्ड की अहम बैठक। वहीं पीएम किसान योजना में हर साल किसानों को मिलते हैं 6,000 रुपए। स्कीम का लाभ उठाने के लिए इस तरीके से करें रजिस्ट्रेशन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 31,332 हो गई। आपको बता दें कि जिसमें से 7,695 मरीज ठीक हो गए हैं। आपको बता दें कि सबसे बुरी और बड़ी खबर यह है कि 1,007 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा गूंगी अंधी और बहरी सरकार के खिलाफ करेंगे अनशन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर एक बार फिर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बताते हुए शारीरिक दूरी बनाते हुए अनशन के जरिए विरोध करने का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में कहा कि असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता के कारण 25 लाख अप्रवासी बिहारीवासी बाहर फंसे हैं। 35 दिन बाद भी उन्हें वापस बुलाने की कोई भी समग्र योजना और वैकल्पिक उपाय नहीं है। इस गूंगी, अंधी और बहरी सरकार का मुंह, आंख और कान खोलने के लिए हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि बिहार में मजदूरों के प्रति अमानवीय नीतियों, गरीबों के राशन कार्ड और राशन वितरण में हो रही धांधलियों के खिलाफ 1 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अपने अपने घरों से सांकेतिक अनशन और सुबह 10 से 12 बजे तक शारीरिक दूरी बनाते हुए अनशन के जरिए विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर पूछा था कि बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है, अप्रवासी मजबूर मजदूर वर्ग और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है। विगत कई दिनों से देश भर में फंसे हमारे बिहारी अप्रवासी भाई और छात्र लगातार सरकार से घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंग रही। आखिर उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है। तेजस्वी यादव ने पत्र में गुजरात और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तारीफ करते हुए लिखा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य सरकारें जहां अपने राज्यवासियों के लिए चिंतित दिखी और राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया, वहीं बिहार सरकार ने अपने बाहर फंसे राज्यवासियों को बीच मझधार में बेबस छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इसी वजह से अब तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो अनशन करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने उद्योग के लोगों से कहा कि फसलों के नुकसान को कम करने के लिए किसानों से फल, सब्जियां और अनाज खरीदें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में कटी हुई फसलों के नुकसान पर चिंता जताते हुए केंद्र ने बुधवार को उद्योग के कंपनियों से बर्बादी कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सब्जियां और फलों को खरीदने के लिए कहा है। आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्रीय खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग चैम्बर फिक्की के सदस्यों के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्र की जरूरतों को चिन्हित किया जाएगा। बादल ने देश में विभिन्न हिस्सों में कटी हुई फसलों के खराब होने को लेकर चिंता जाहिर की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने किसानों को लाभ दिलाने के लिए सभी सदस्यों से कटे हुए गेहूं, धान, फलों, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले फलों को खरीदने का अनुरोध किया है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच राशन की दाल में गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच आज होगी अहम बैठक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में दाल की आपूर्ति में देरी व गड़बड़ी की आशंकाओं और सरकार के सख्त रुख के बीच दाल का बफर स्टॉक बनाने वाली सरकारी एजेंसी नेफेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि सरकार के कड़े फैसले के बाद एजेंसी ने तत्परता दिखाते हुए अपने निदेशकों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि बोर्ड की इस बैठक में साबुत दलहन से दाल बनाने के पीछे की कहानी पर विचार किया जा सकता है। ये भी बताया गया है कि दरअसल साबुत दलहन का स्टॉक पुराना होने की वजह से उसमें घुन लगने की शिकायत है। इसी वजह से साबुत दाल बांटने से नेफेड के अफसर बचना चाहते हैं। आपको बता दें कि दाल बनाने में थोड़ी टूटन हो सकती है, लेकिन घुन लगने की शिकायत से बचना आसान था। नेफेड की इस बैठक में इन सारी बातों पर विचार किया जा सकता है।
अगली बड़ी खबर, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की कोरोना वायरस से मौत होने की संभावना दोगुनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में तेजी से फैले कोरोना वायरस ने धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। पुरुषों और महिलाएं समान रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौत इस वायरस से सबसे ज्यादा हो रही है। आपको बता दें कि पब्लिक हेल्थ में जनरल फ्रंटियर्स में प्रकाशित एक रिजल्ट में सुझाव देते हुए कहा गया कि वृद्ध पुरुषों या फिर अंतर्निहित स्थितियों वाले लोगों के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। आपको बता दें कि अब तक शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि पुराने कोरोना वायरस रोगियों और कुछ अंतर्निहित स्थितियों जैसे हृदय रोग और श्वसन रोग वाले लोगों को मृत्यु का अधिक खतरा है। हालांकि चीन के बीजिंग टोंगरेन अस्पताल के एक चिकित्सक डॉक्टर जिन कुई जोंग ने कोरोना वायरस रोगियों के बीच एक प्रवृत्ति देखी जिनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि जनवरी की शुरुआत में हमने देखा कि कोरोना वायरस से मरने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या सबसे अधिक है। वह अगली बड़ी खबर, पीएम किसान योजना में हर साल किसानों को मिलते हैं 6,000 रुपए। स्कीम का लाभ उठाने के लिए इस तरीके से करें अपना रजिस्ट्रेशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू है, इस कारण कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों, छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोगों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। हालांकि इस मुश्किल में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की पहली किस्त मिलने से 8 करोड़ से अधिक किसानों को काफी राहत मिली है। हालांकि अगर इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के आप पात्र हैं और अब तक आपका नाम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नहीं जुड़ा है तो आप नए वित्त वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का बढ़िया मौका है। आपको बता दें कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। किसान स्थानीय पटवारी या राजस्व अधिकारी या फिर राज्य सरकारों की ओर से पीएम किसान योजना के लिए नामांकित नोडल अधिकारी के जरिए इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं या फिर साझा सेवा केंद्रों को इस स्कीम के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत किया गया है। आप सीएससी केंद्रों पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर किसान पीएम किसान की वेबसाइट के जरिए खुद ही योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब खुद कैसे करना है, सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद फार्मर्स कॉर्नर में जाएं, यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब एक पेज खुलेगा जिस पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ना होगा। अब नया पेज खुलेगा जहां पर आपकी निजी जानकारी, जमीन से जुड़ी जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा। आपको बता दें कि आप चाहें तो फार्मर्स कॉर्नर की मदद से ही आवेदन की स्थिति भी जांच सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए किसान पीएम किसान के डेटाबेस में आधार डेटाबेस के मुताबिक अपने नाम में संशोधन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाते में भुगतान की स्थिति का पता भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि आप pmkisan.gov.in के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यदि आपको पैसे नहीं मिलते तो इस पर रजिस्ट्रेशन करके आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इसी वेबसाइट से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए, आपका नाम पीएम किसान की लिस्ट में है या नहीं। आपको pmkisan.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। वह अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना वायरस का महासर्वे, देश के 30% मरीज और 40% मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। देश के 30% कोरोना मरीज और 40% मरने वालों की संख्या अकेले महाराष्ट्र में है। आपको बता दें कि मरने वालों का रेट महाराष्ट्र में देश के औसत से 1.08% ज्यादा है। वहीं रिकवरी रेट महाराष्ट्र में देश से 9.67% कम है। महाराष्ट्र में बुधवार सुबह तक कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 9,000 को पार कर गई है। आपको बता दें कि यहां पर 9,318 लोग इस वायरस से पीड़ित हो गए हैं, जिनमें से 1,388 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 400 की मौत हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कुल मरीजों में अब तक 4.29% लोगों की मौत हुई है। वहीं रिकवरी रेट 14.89% दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देश के औसत से मरने वालों का रेट ज्यादा है, जबकि रिकवरी रेट कम है। आपको बता दें कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये आंकड़ा कुछ और हो। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस पर हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार में कड़ा टकराव, आवाजाही पर रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मरीजों को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार में टकराव बढ़ गया। दिल्ली आवाजाही करने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का आरोप लगाते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बुधवार को दिल्ली से सटी हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी। हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली से हरियाणा में आवाजाही के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पास ही मान्य होंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में आवाजाही के लिए दिल्ली सरकार के पास अमान्य घोषित कर दिए हैं। हरियाणा का कहना है कि दिल्ली
दिल्ली से आ जा रहे लोग हरियाणा में कोरोना वायरस के वाहक बन गए हैं। आपको बता दें कि सोनीपत बॉर्डर हालांकि कई दिन पहले सील कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली से लोगों की आवाजाही नहीं थमी तो अब गुरुग्राम व फरीदाबाद की सीमाएं भी सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन तीनों सीमाओं पर हरियाणा सरकार द्वारा अतिरिक्त सख्ती बरती जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, रिलायंस फाउंडेशन की खास पहल, लॉकडाउन में पशु और पक्षियों तक पहुंचाया जा रहा खाना और पानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन जारी है। लोग अपने घरों के अंदर रह रहे हैं। ऐसे में खुले आसमान में रहने वाले पशु पक्षियों को खाना और पानी मुहैया नहीं हो पा रहा। ऐसे में रिलायंस फाउंडेशन ने इन पशु पक्षियों के लिए एक खास पहल की है। फाउंडेशन पशु पक्षियों तक खाना पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने #कोरोना हेरिटेज इंडिया जीतेगा के साथ ट्वीट किया और कहा कि जैसा कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है, इस दौरान सड़कों पर आवारा जानवरों के लिए भी सोचना जरूरी है। रिलायंस फाउंडेशन आवारा जानवरों को सूखा चारा, पक्षियों को दाना और आवारा कुत्तों को खिलाने में मदद कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का मामला भारत में सामने आने के बाद रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने इसके खिलाफ जंग में योगदान देने का ऐलान किया था। रिलायंस फाउंडेशन ने 100 बिस्तरों का कोरोना वायरस अस्पताल मात्र 2 हफ्तों में तैयार किया था। रिलायंस ने मास्क और हजारों की संख्या में PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी तैयार किया है। वह अगली बड़ी खबर, 54 साल की उम्र में जाने माने फिल्मी सितारे इरफान खान का कैंसर से निधन। नेशनल अवार्ड से लेकर जीत चुके हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से कैंसर की जंग लड़ रहे बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का आज निधन हो गया। इरफान खान की उम्र 54 साल थी। अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इरफान की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। आपको बता दें कि और इस दुनिया को अलविदा कह गए। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और रॉयल सीमा में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।